नमस्कार, कैसे हैं सब लोग। 5 प्रकार के मन जो पतंजलि ने बताए हैं योग सूत्र में, और ये जो भूमियाँ हैं 5 प्रकार के मन की, 5 प्रकार के मन होते हैं पतंजलि के अनुसार। योग सूत्र पतंजलि के अगर आप नंदलाल दशोरा की खरीदेंगे अमेज़ॉन से तो आपको मिल जाएगी। उनके ट्रांसलेशंस अच्छे होते हैं। अष्टावक्र गीता भी उन्होंने लिखी थी और उनकी अनेकों किताबें हैं। विज्ञान भैरव, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छी उनकी ट्रांसलेशन है। विज्ञान भैरव है और भी बहुत है, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। सो पतंजलि योग सूत्र में ये 5 प्रकार की अवस्थाएं लिखी हैं मन की। इस दुनिया में केवल 5 प्रकार के मन हैं और आज इनको हम देखेंगे अच्छे से कि ये 5 प्रकार के कौन कौन से मन होते हैं। कमाल की बात यह है दोस्तों कि पतंजलि योग सूत्र में लोग सोचते हैं आसन लिखे होंगे आसन है ही नहीं। पतंजलि योग सूत्र पूरी की पूरी नेचर ऑफ द माइंड, नेचर ऑफ द ह्यूमन, जो चित्त है, चित्त में प्राण है, प्राणवायु है, चित्त में मन है और चित्त में शरीर है, 5 शरीर, उसके बारे में बात करी गई है। मन की प्रकृति के बारे में बात करी है। और सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है पतंजलि का, तो इसीलिए पहला ही उन्होंने जो श्लोक डाला है वो है चित्त वृत्ति निरोध। अब चित्त की वृत्तियों को रोको, निरोध मतलब रोकना। तो पतंजलि योग सूत्र में जो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें 4 पद हैं, यानी 4 सेशंस हैं उसमें अंदर, और उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग श्लोक हैं। पर पतंजलि योग सूत्र, पहले देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे गुरुओं को सुन के आते हैं जो गुरु नेचर ऑफ द माइंड के बारे में बहुत कम बात करते हैं या करते ही नहीं। और जो समाधान है वो है कि उपनिषद में दिए हुए वचनों को पढ़ो तो तुम्हारे जीवन में सफलता आ जाएगी, जीवन में तुम्हारी बेचैनी खत्म हो जाएगी, तुम बड़े अच्छे हो जाओगे। तो देखिए, जब मैं कहता हूं कि ये मत करो, वो मत करो, या उनकी बातें फॉलो मत करो, तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि देखिए, आपको कोई भी गुरु पकड़ना है, जो भी गुरु आपको अच्छे लगते हैं, आपके प्रियजन जो भी हैं, आप पकड़िए, कोई बात नहीं है। लेकिन इतना आप उसमें अंधभक्ति मत कर जाइए कि आप सत्य से परे चले जाएं। भाई, आप जो समाधान फॉलो कर रहे हैं वो समाधान फॉलो करिए। आपका उद्देश्य क्या है सुनने का? जिज्ञासा है? नहीं। अगर जिज्ञासा आपका उद्देश्य सुनने का है तो दूसरे गुरुओं के पास वो चलेगा। इस चैनल को अभी अनसब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे जो वीडियोज़ हैं उसको मत सुनिए, ठीक है? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए हूं जो आदमी दुखी है। जो व्यक्ति दुखी नहीं है, जो जिज्ञासा रूपी सुन रहा है, वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम पास कर रहा है, अपने मम्मी पापा का टाइम पास खराब करता है वो। और अगर गुरु के पास जाएगा तो उसका भी टाइम खराब करेगा। क्योंकि जिज्ञासा रूपी व्यक्ति, जिज्ञासा रूपी द्वार से जो व्यक्ति आता है, जिज्ञासा की ये फितरत ही है। जैसे ही जिज्ञासा की पूर्ति हुई, जिज्ञासा की जो बनावट है या जो उसका ठोस प्रकृति है वो ढीली हो जाती है, ठीक है? तो किसी भी व्यक्ति को सुनो, और मैं तो सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये मत कहो कि जब आप ये कहते हो कि अरे आपका ये, आपका वो, आपका ये, ठीक है, आप बोलो मैं मूर्ख हूं, मुझे पता नहीं है कुछ, इस तरीके अगर आप बात बोलते हो तो मुझे भी पूरा राइट है फिर बोलने का, ठीक है ना? क्योंकि चक्कर क्या है कि सारा का सारा कि आपका जो उद्देश्य है वो सिंपल सा उद्देश्य है। जो लोग भी सुन रहे हैं ध्यान से सुन लीजिए। आपका जो उद्देश्य है वो सिंपल सा उद्देश्य है, वो है लेट्स से दुख, नॉट जिज्ञासा। अब आप गुरु के समाधानों को फॉलो करें तो एक गुरु है वो कहते हैं कि उपनिषद को पढ़ाई करो, तो पढ़ो। पहली चीज़ तो औषधन आप पढ़ोगे ही नहीं,
क्यों? क्योंकि ध्यान ही नहीं टिकता है। तो आप अगेन गुरु पे आश्रित हो कि वो उपनिषद पढ़ाएगा आपको। कल इंटरनेट ख़त्म हो गया तो तुम्हारी तो कोई अपनी स्वतंत्रता है ही नहीं। तो मेरे पास तब आओ जब आपको स्वतंत्र होना हो सारे गुरुओं से। अगर आपको किसी के गुरु के चरण में पकड़ बैठना तो बैठो, क्योंकि जो भी समाधान वो दे रहे हैं, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, वो सारे समाधान काम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपको लगता है नहीं नहीं काम कर रहे हैं तो ठीक है, बढ़िया है आपके लिए, लेकिन किसी दिन आप इस बबल से बाहर आएंगे और आपके अंदर ये फूटेगा कि आज भी मैं वहीं पे हूँ, पिछले 3 साल से मुझे सब ज्ञान हुआ है, ज्ञान से कुछ होता नहीं है। तो तुम्हारा लक्ष्य जो है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे पतंजलि ने शुरू के पहले श्लोक में बोला हुआ है, चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब चित्त में उठने वाली वृत्तियाँ। चित्त मतलब क्या? कुछ लोग इसको कॉन्शियसनेस समझते हैं, चेतना और चित्त में फ़र्क समझ लो। जब चेतना शरीर में आ जाती है, और शरीर के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है? बुद्धि, प्राण, मन, स्मृति, भाव, इमोशंस, ये पूरा का पूरा जो ढांचा है इसको चित्त कहा गया है। माइनस द चित्त चैतन्य रिमेन्स और आत्मन रिमेन्स। तो चित्त जो है वो ढांचा है पूरा का पूरा। अब इसमें वृत्तियां उठती हैं, शरीर नहीं है इसमें, याद रखना। चित्त में शरीर नहीं आएगा। इंटरनल जो चल रहा है पूरा प्रोसेस, साइकोलॉजिकल पूरा प्रोसेस है, जो साइकोलॉजिकल अंश हैं पूरे के पूरे, वो चित्त में आएंगे। अब चित्त में वृत्तियां उठती हैं। वृत्तियां मतलब क्या? तरंगे। तरंगे मतलब क्या? कि विचारों का बात हो रही है यहाँ पे, ओवर थिंकिंग, भावना उठ रही है, कभी मूड खराब हो रहा, कभी एकदम से अच्छा लग रहा, कभी एकदम से खराब लग रहा, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। कभी कभी आपका मूड पूरा खराब है, कभी कभी मूड बहुत अच्छा है, तो मूड इधर उधर फ्लक्चुएट हो रहा है, विचार उल्टे सीधे आ रहे हैं। ये सब चित्त में उठने वाली वृत्तियां हैं, इनका निरोध करना है। अब निरोध बोला तो अगला श्लोक ये होना चाहिए कि जाके उपनिषदों की पढ़ाई करो, अध्ययन करो, उपनिषद, भगवत गीता पढ़ो, गीताएं पढ़ो। लेकिन ये नहीं बोला उन्होंने। लेयर बाय लेयर हटाया चित्त को। क्योंकि कमाल की बात यह है, आसन की तो बात ही नहीं हुई है, सिर्फ 4-5-6 लाइनें हुई हैं बात। पूरी की पूरी जो अगर आप शैली पढ़ोगे पतंजलि योग सूत्र की, तो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ द माइंड के बारे में बात हुई है, नेचर ऑफ द एनर्जी के बारे में बात हुई है, समाधि के बारे में बात हुई है कि समाधि की स्टेट्स क्या होती हैं। क्योंकि ये एक ऐसा विज्ञान था, पतंजलि जो योग सूत्र है, एक ऐसा विज्ञान है जो विज्ञान नेचर ऑफ द माइंड एंड नेचर ऑफ द एनर्जी के बारे में है। सेल्फ के बारे में अगर जानना है तो अष्टावक्र गीता अच्छा है, समझना जरूरी, ठीक है। तो अब अष्टावक्र गीता पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि चित्त में वृत्तियां तो उठ ही रही, ओवर थिंकिंग हो रही है, मूड खराब है। मूड तुम्हारा अच्छा कब होता है? पढ़ो भगवत गीता। मैं तो कहीं नहीं रहा हूं कि मत पढ़ो। आप मेरे पॉडकास्ट सुनते हो, अष्टावक्र के पॉडकास्ट सुनते हो, ओशो के अष्टावक्र के पॉडकास्ट है, बड़े बड़े जितने भी गुरु हैं सबके पॉडकास्ट है, सारे गीताओं की। पढ़ो, सुनो, बैठो, 1 घंटा सुनो, 2 घंटा सुनो, उसके बाद उसको पढ़ के समझ के छोड़ दो। 3 दिन बाद तुम बैक टू स्क्वायर वन आ जाओगे, सेम उसी स्टेट में आ जाओगे जिस स्टेट में तुम थे। तो होता क्या है कि हमारा चैतन्य मन, जो अवचेतन मन है, सब कॉन्शियस माइंड है, और जो चेतन मन है यानी कॉन्शियस माइंड है, ये क्या होता है? जैसे आप कोई चीज़ सुनते हो, आपने कहा मैं ब्रह्म हूं, तो ये नॉलेज कहाँ गई? चेतन के स्तर पे, चेतन मन में, यानी कॉन्शियस माइंड। अब वो सब कॉन्शियस में कैसे जाएगी? जब उस चीज का अभ्यास होगा। तो 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ के नहीं होगा। तो बहुत सारे अगर आप गुरु सुनेंगे तो आपकी बातें ओवरलैप करेंगी मेरे से। ये मत सोचो कि कोई यूट्यूब गुरु है, कोई दूसरा है, तो उसकी बातें मेरी उसकी बातें बहुत सारी ओवरलैप करेंगी। कई बार ऐसा होगा कि वो भी वही बात कर रहे हैं, मैं भी वही बात कर रहा हूं।
कुछ चीज़ों में डिफरेंशिएशन है, जैसे संदीप जी में मैक्सिमम जो बातें हैं, जो सत्य है वो तो सत्य है ना भाई, मैं ब्रह्म हूं ये सत्य है। अब मैं क्या अलग एंगल से क्या बोलूंगा? कोई भी नया लड़का आएगा, कोई भी नया गुरु आएगा, वो अलग एंगल से क्या ही बोलेगा, बस थोड़ा कोई सरल तरीके से समझा देता है, कोई किसी के उदाहरण ज़्यादा अच्छे होते हैं तो रिलेटेबिलिटी हो जाती है। तो पूरी की पूरी जो चेष्टा है वो सिर्फ और सिर्फ सत्य को जानने में नहीं लगानी है, क्योंकि दो प्रकार की सफरिंग होती है। एक होती है सफरिंग बाय थॉट विच इज द इंटेलेक्चुअल सफरिंग। अब थॉट जो है वो कैसे बनता है पहले समझो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि नेचर ऑफ द माइंड को समझना बहुत जरूरी है, नेचर ऑफ द सोल को समझना आवश्यक है। अष्टावक्र गीता में, मांडूक्य उपनिषद में आपको वो मिलेगा कि नेचर ऑफ आत्मन क्या है, सेल्फ क्या है। लेकिन नेचर ऑफ द माइंड को समझना है और नेचर ऑफ द एनर्जी को भी समझना है, ऊर्जा को भी समझना है, ऊर्जा कैसे काम करती है। 5 लेयरें होते हैं शरीर में। अब आप कहोगे क्यों समझना है, हम तो सिर्फ उपनिषद पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत ज्ञान लेंगे, आत्मज्ञान पढ़ेंगे। हम नहीं मानेंगे तो मत मानो, मैंने कब कहा कि मेरी बात मानो, आत्मज्ञान लो। मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं 3 साल तुम कोई भी उपनिषद उठाओ, उसको पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। 3 साल बाद अगर तुम्हारे मन में बेचैनी खत्म हो गई तो अपना चैनल डिलीट कर दूंगा मैं, क्योंकि आत्मज्ञान सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार की सफरिंग को हल करता है। ये थोड़ा समझना जरूरी है आप लोगों के लिए। 2 प्रकार की सफरिंग होती है, इसको वैसे तो 4 होती हैं, कभी मैं इसके ऊपर बात करूंगा, ऑलरेडी मैं पिछले पुराने पॉडकास्ट में बहुत कर चुका हूं। पहली जो सफरिंग होती है, द सफरिंग क्रिएटेड बाय डिजायर, इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल सफरिंग। अब समझना है, इसको थोड़ा उदाहरण से समझते हैं। मैं बैठा हुआ हूं, मन में क्या चल रहा है, आकांक्षा 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 क्या कर रही होगी, आकांक्षा कहां पे है, आकांक्षा क्या कर रही है, आकांक्षा की बाल ऐसे, आकांक्षा। तो मेरा जो पूरा का पूरा वृत्तियां हैं, यानी जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो आकांक्षा की परिक्रमा कर रहे हैं, मतलब ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, ऑर्बिटिंग। क्योंकि बाहर जो कुछ भी ऑर्बिट करता है वैसे ही अंदर भी काम करता है, जैसे अंतरिक्ष काम करता है वैसे मन काम करता है। थोड़ा समझना, जल्दी से समझा के फिर मैं 5 भूमियों पे आता हूँ पतंजलि की, जो उन्होंने बुक में लिखी हुई है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है, चक्कर क्या है कि जिज्ञासा के लिए जो आदमी जिज्ञासा से आया उसका तो कुछ है ही नहीं, उसके लिए तो ये पॉडकास्ट ही नहीं है, और ना ही उसके लिए गीता है, और ना ही उसके लिए अब भगवत गीता, कोई कुछ है ही नहीं उसके लिए। सनातन धर्म के कोई भी ग्रंथ उस व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो जानेगा कि मैं आत्मा हूं, वो कुछ और जानने की चेष्टा में निकल जाएगा। उसके जानने से संसार में अर्थ खत्म नहीं होता है। संसार में अर्थहीनता तब दिखेगी जब संसार को भोगते वक्त संसार पे ध्यान दिया जाए, यानी ऑब्जर्व किया जाए। और जब संसार को भोगा जाता है, जब संसार को कई लोग भोगते हैं, उनको समझ में आता है, तो अब उनका जो मार्ग चलता है, वो पहला जो स्टेप होता है वो था आत्मज्ञान। तो अब आत्मज्ञान से क्या होता है? पहले तो ये इंटेलेक्चुअल सफरिंग आप समझिए, सफरिंग बाय डिजायर। मुझे यूपीएससी क्रैक नहीं हो रहा, ये एसएससी क्रैक नहीं हो रहा है, आकांक्षा नहीं मिल रही है, प्रेरणा नहीं मिल रही है, अंजलि नहीं मिल रही है, प्रियंका नहीं मिल रही। ये क्या है? डिजायर है। मुझे पबजी चाहिए, मुझे PS4 चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। ये सब क्या है? संसारी वासनाएं हैं। अब प्रॉब्लम इसमें कुछ नहीं है, इस पे तुम आश्रित हो, मैं पिछले पॉडकास्ट में ऑलरेडी बात कर चुका हूं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है चाहिए। लेकिन ये सफरिंग क्रिएट हो रही, इस सफरिंग को कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 प्रकार की सफरिंग होती है, वैसे तो 4 होती है, 2 बता रहा हूं अभी। पहली होती है इंटेलेक्चुअल सफरिंग विच इज कॉल्ड द सफरिंग बाय थॉट। ठीक है। अब ये
थॉट कैसे बनता है, विचार कैसे बनता है? मुझे आकांक्षा चाहिए, ये क्या है? विचार है। मुझे आईएएस बनना है, ये क्या है? विचार है। मुझे बॉडी बनानी है, ये क्या है? विचार है। तो ये विचार कब पैदा होता है? विचार पैदा होता है जब अंदर वासना होती है, जब अंदर डिजायर होता है। पहले तो आप ये देखें अपने सिस्टम में, क्योंकि मेरी बात अगर आप सिर्फ रट्टू तोता करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। पहले तो आप अपने अंदर देखें कि थॉट बनता ही डिजायर की वजह से है। अब एक प्रकार का थॉट होता है जो डिजायर से बनता है, दूसरा प्रकार का थॉट जो होता है वो होता है कि अगर आप बम्बार्डिंग करोगे सेंसेस की, जैसे एक नेटफ्लिक्स की सीरीज देख डाली बैठ के, या फिर गाना सुन लिया बहुत ज्यादा, तो अब एग्जाम में पढ़ो सच कह रहा है दीवार, और दिमाग में चल रहा है गाना, तो वो क्या हुआ? गाना ज्यादा सुन लिया, टीवी ज्यादा देख ली, सोशल मीडिया ज्यादा देख लिया, तो क्या हुआ? तो ये एक वृत्ति उड़ गई। तो ये अलग प्रकार का थॉट है, ये डिजायर से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। तो एक सफरिंग होती है जो होती है इंटेलेक्चुअल सफरिंग। ये सफरिंग क्रिएट होती है डिजायर बेस में होता है इसके, और उस डिजायर बेस के होने के चक्कर में विचार उसकी परिक्रमा करता है, जैसे अंतरिक्ष में एक ग्रह परिक्रमा करता है एक तारे की। आकांक्षा 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 आकांक्षा, क्या कर रही होगी, क्या कर रही होगी, क्या कर रही होगी, उसके बाल ऐसे, उसकी आंखें ऐसी, कहाँ किसके साथ घूम रही है, अरे उसका व्हाट्सएप मैसेज आ गया, अरे आकांक्षा ही, अरे आकांक्षा पापा शादी करा दे रहे, अरे मेरे शादी नहीं कराएगी, अरे वो तो ब्राह्मण है, मैं तो श्रीवास्तव हूँ, अरे 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 आकांक्षा 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 आकांक्षा। तो क्या हो रहा है? ये विचार क्या है? ये विचार उठ क्यों रहा है? क्योंकि आकांक्षा सेंटर पॉइंट है। अगर आकांक्षा हटा दे, मेमोरी हटा दे अभी, तो थॉट खत्म हो जाएगा। तो एक प्रकार की सफरिंग जो होती है, पहले प्रकार की जो सफरिंग होती है, द सफरिंग बाय डिजायर। अब जैसे ही ये आप कंप्लीट करो, इसका जो निवारण है, इसका जो सॉल्यूशन है, वो आत्मज्ञान है। लेकिन किसके लिए आत्मज्ञान है? कि आकांक्षा नहीं मिली तो दर्द हो रहा है तो उपनिषद खोल लोगे? ऐसा नहीं होता है कि अगर यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ, दर्द हो रहा तो उपनिषद खोल लो। कुछ नहीं मिल रहा है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, उसकी वजह से टेंशन क्रिएट हो रही है, तो स्वामी जी के पास चले जाओ, स्वामी जी वो बताएंगे समाधान। अरे बेवकूफ हो क्या? जब तक तुम्हें यह नहीं दिखेगा कि बच्चा पैदा करने से कुछ होता ही नहीं है, या आकांक्षा मिल भी जाती तो भी कुछ नहीं होता, यानी अर्थहीनता जब तक नहीं खत्म होगी तब तक उससे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? उस आकांक्षा से, या उस स्टेट से, उस सिचुएशन से कि बच्चा नहीं हो रहा, व्हाटएवर जो भी एग्जांपल है। तो अब ये कैसे होगा? इसीलिए मैंने बोला है, जब कोई वासना है तुम्हारे अंदर तो उस वासना को एक्सप्रेस करो। एक लड़की ढूंढो जो प्यार करे, वो प्यार को एक्सप्लोर करो। सच्चा प्यार क्या है? पर सच्चा प्यार कैसे मिलेगा? अरे अब मैं ये भी मैं बताऊं क्या? मिलता है, मिल जाता है। समझ होनी चाहिए, देखने की नजर होनी चाहिए। थोड़ी कम सुंदर लड़की से प्यार कर लो। क्यों तुमको जीन्स वाली लड़की चाहिए, वो जो पंजाबी लड़की से प्यार करना है? क्यों पंगे पाल रहे हो? थोड़ा कम सुंदर लड़की से प्यार कर लो। तुमको क्या चाहिए? सुंदरता चाहिए? प्यार चाहिए? सर प्यार चाहिए। तो प्यार चाहिए तो प्यार करो। थोड़ी कम सुंदर लड़की से प्यार करोगे, वो प्यार करेगी। हाई फाई करोगे ज़्यादा तो उसके पास डिमांड बहुत होती है, उसके पास हजारों भतेरे लड़के होते हैं जो पीछे चक्कर लगा रहे हैं उसके। तो तुम्हारा अगर तुमको प्यार ही चाहिए तो थोड़ा कम कर लो ना, कॉम्प्रोमाइज। क्या होगा? सुंदर भी चाहिए, सेक्सी भी चाहिए और प्यार भी करे। अरे यार, ये हर चीज नहीं मिलती है इंसान को। थोड़ा कम सुंदर लड़की से प्यार कर लो, कुछ हो जाएगा। अरे हाइट ज्यादा होनी चाहिए। अरे क्या हो गया हाइट का? और एवरेज लड़कियों की हाइट 5'2" है इंडिया में। 5'2" एवरेज इंडियन गर्ल की हाइट है। अब तुमको हाइट भी लंबी चाहिए, और तो भाई तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्लियर करो पहले। तुम्हारा उद्देश्य है सच्चा प्यार, प्रेम, आशिकी करनी है। थोड़ा कम सुंदर लड़की से प्यार कर लो। अब वो जैसे ही वो प्यार करेगी 1-1.5 साल, 2 साल, 3 साल में, उसको अगर ध्यान दोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो तुम देखोगे कि जो सोच के आए थे वो तो मिला, लेकिन सब कुछ अनित्य है। तो जैसे ही वो बर्डन बन जाएगी लड़की आपके ऊपर,
अब बर्डन कब बनेगी, सुनना ध्यान से, जब तुम उस पर आश्रित हो अपनी इमोशंस को लेके। लेकिन अगर तुम आश्रित नहीं हो ना, तो वो लड़की पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बहुत खुशी खुशी रहेगी। क्यों? क्योंकि तुमने सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कहीं और ढूंढ लिया है। तो ये चीज़ है, पहले समझ लिया, क्लियर हो गया। अब दूसरे प्रकार की सफरिंग होती है। तो पहले क्या किया आपने, जो भी आपके अंदर यूपीएससी वटेवर जो भी की वासना है, अब मान लीजिए यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ तो आप कहोगे क्या आईपीएस बन के दिखाएं? आईपीएस मत बनो, आईपीएस से मिल लो, आईपीएस की जिंदगी को बारीकी से ध्यान से देख लो। तो जो तुम सोच रहे थे आईपीएस बनने से पहले, जो ये संसार तुम्हें सुचवा रहा था, वो तो होगा ही नहीं, कुछ और ही होगा। प्रॉब्लम्स देखो कितनी आती हैं। एक ऑर्डर आएगा, हाँ भाई जाने दो, कितने बड़े से बड़ा क्रिमिनल है, जाने दो, औकात हो तो रोक लो। हाँ मिस्टर महेश, कहाँ पोस्टिंग लगी आपकी? अच्छा, इलाहाबाद में, कहाँ पे? नैनी। तो आपका इधर करवा देगा साउथ इंडिया में? अरे नहीं नहीं सर, तो ये लड़का हमारा है, इसको जाने दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, जाने दो, बनो आईपीएस। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं मत बनो, मैं बस कह रहा हूं कि उसका जो तुम सोचते हो ना कि तुम बहुत खुश हो जाओगे, हर चीज ना फ्रेगमेंट होती है। वो जो भी आप पकड़ते हो फ्रेगमेंट है, यानी एक टुकड़ा पकड़ते हो रियलिटी का। आप कंप्लीट रियलिटी देखो। मजा आता है, लाल बत्ती मिलती है, लेकिन मजा तो कंप्यूटर खरीदा था तो भी आ रहा था, मजा तो बाइक खरीदा तो भी आ रहा था। फिर क्या हुआ? 3 महीने बाद, 4 महीने बाद लाल बत्ती मिल गई तो क्या हो गया? और एक बात याद रखना, जो पावर वाले डायनेमिक्स होते हैं ना, आज तुम्हारे पास पावर है, कल वर्दी उतरेगी, पावर छिन जाएगी, लेकिन आश्रित तुम वर्दी पे थे। अब वर्दी उठी, छिनी, खत्म। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आश्रित तो तुम थे, वर्दी छीन ली गई, अब तुम वापस बैक टू स्क्वायर वन आ गए, नीचे आ गए। और जो लोग, ये भी बात याद रखना, जब आप वर्दी की अकड़ दिखाओगे ना किसी को, तो बस वेट कर रहे होते हैं वो कि इसकी पोस्टिंग खत्म होने तो फिर बताता हूं, इसका समय जाने दो, चक्रकाल का जाने दो, बहुत ही नाटक कर रहा है ना, उसको उतरने दो एक बार पहले। फिर वो लोग तुम्हारे जो दोस्त थे वो तुमसे तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। तो बहुत नेगेटिव साइड है। तो अब ऐसे अगर ऑब्जर्व करोगे ध्यान से, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना, मेरे पूरे के पूरे पॉडकास्ट का, जितने मैंने 450 पॉडकास्ट कर रखे हैं आज तक, पूरे के पूरे पॉडकास्ट जो अधिष्ठान है वो ऑब्जर्वेशन है। जिस व्यक्ति ने सिर्फ सुना और पढ़ा, वो व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा, और जिस व्यक्ति ने सुना और पढ़ा और ऑब्जर्व किया, वो व्यक्ति आबाद हो जाएगा। ये पहले प्रकार की सफरिंग होती है। अब दूसरे प्रकार की सफरिंग होती है केमिकल सफरिंग, यानी ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होने चाहिए, वो नहीं हो रहे। नॉर्मल रूप पे सारे केमिकल्स रिलीज करता है बॉडी आपकी। योगा करोगे, आसन करोगे, सही समय पे सोगे, सही समय पे उठोगे, सब कुछ होगा। लेकिन एक है आनंदामाइड मॉलिक्यूल, जो मैंने लास्ट टाइम बात भी करी थी, और कई मूर्ख लोग नहीं सुनते हैं। जैसे शुरू में इनकी बड़ी, मैंने देखा इनको, बहुत भयंकर बेचैनी है इनके अंदर। 5 मिनट का पॉडकास्ट सुना, फटाक से कमेंट डालेंगे, ठक 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 ठक। अरे भाई पूरा सुनो तो। नहीं, हम क्यों सुने, हम तो उनको सुनते हैं। तो मत सुनो, फिर चैनल पे क्यों आए हो? वहां सुनो जाके। अगर वहां पे समाधान आपके काम कर रहे हैं, तो मैं तो आपका जीवन का सिर्फ और सिर्फ कोई दुश्मन थोड़ी हूं आपके जीवन का। मुझे तो आपका जीवन सफल चाहिए। अब आप जाओ, जहां भी आपको जो समाधान मिल रहा है आप करो। तो मेरे समाधान अलग है, और समाधान पे वही फॉलो करेगा जो सब जगह घूम के आ चुका होगा, उसी को समझ में आया होगा। नहीं, बाकी लोगों को समझ नहीं आएगा। क्योंकि होता क्या है ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नॉलेज ऑफ गुरु, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड अटैचमेंट ऑफ गुरु। आई एम अटैच्ड टू दिस पर्सन। सत्य से कोई हो सकता है बहुत अभी दूर हो। सो इट्स नॉट अबाउट कि कोई दूसरा गुरु गलत बता रहा है, गलत नहीं बता रहा है। इट्स जस्ट दैट कि वो कोर तक नहीं पहुंचे,
मेंटल क्रश तक पहुंच चुके हैं, है ना। तो कोई अगर और डीपली देखेगा उसको तो वो जड़ से, और पेड़ की जड़ को एक है कि आप आधे रास्ते काट दो तो आपको एक झूठ स्टेट आ जाएगी आपके अंदर कि पेड़ कट चुका है, पेड़ कट चुका है, और आधे रास्ते की जड़ कट गई है। तो आप सोच रहे हो कि पेड़ नहीं निकल रहा है, तो 1-2 साल आपको बड़ा अच्छा लगेगा, 6-7 महीने कि हमने तो कर लिया, हमने तो कर लिया, और फिर वो पेड़ निकल आएगा, फिर वापस वही बैक टू स्क्वायर वन। फिर तुम्हारे चित्त में वृत्तियां उठेंगी, क्योंकि तुम पतंजलि को सीरियसली ले ही नहीं रहे हो। एक है ज्ञान ब्रह्म का, और एक है ज्ञान चित्त का। ये दो ज्ञान, दोनों ज्ञान लेने पड़ेंगे, और ये सिर्फ सुनने से नहीं होगा, साधना भी इसमें आएगी। तो केमिकल जो है वो रिलीज नहीं होता, तो साधना करते वक्त अगर आप देखोगे तो आपका मन शांत रहेगा। तो मन को ना, मन टाइगर की तरह है, मन को मांस चाहिए, नहीं तो आपको खा जाएगा। और जो लोग नहीं मानते हैं वो ठीक है, मत मानो, कोई बात नहीं है, मानने ना मानने की कोई बात नहीं है भाई, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मैं तो आपका जीवन सफल देखना चाहता हूं बस, लेकिन इरिटेट मत हो यार, है ना। हर किसी को इस देश में हक है अपना अपना स्टैंड पॉइंट रखने का। मैं थोड़ा ज़्यादा डीप जाता हूं तो मैं बोल रहा हूं, और मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं। तो पूरी जिंदगी आत्मज्ञान पढ़ते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें आकांक्षा से, यूपीएससी से मुक्ति मिलेगी, संसार से मुक्ति मिलेगी, और तुम कहोगे हम तो बहुत अच्छे, नहीं अच्छे हो। क्योंकि जैसे ही वो मिलेगा आप बैठोगे, आप कहोगे आप क्या करें, आपका मन बेचैन रहेगा। मन की बेचैनी का इससे कोई लिंक ही नहीं है। इसीलिए बहुत सारे गुरु जो है ना वो एक एंगल पे चलते हैं कि कोई आत्मज्ञान है तो आत्मज्ञान आत्मज्ञान आत्मज्ञान। संदीप का यही हुआ, अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र मांडव उपनिषद, कथा उपनिषद, ये उपनिषद, वो उपनिषद। उनसे बोले पतंजलि छुएंगे नहीं। क्यों नहीं छुएंगे? क्योंकि वो मिस्टिकल बातें होती हैं, उनको लगता है मिस्टिकल बातें। आप इतने महान हो कि आप पतंजलि से ऊपर हो जाओगे। उस व्यक्ति ने क्या बोला? चित्त वृत्ति निरोध। उसने ये बोला कि जाके उपनिषद पढ़ो, उसने ये नहीं बोला। उसने बोला चित्त वृत्ति निरोध, और पूरी बुक में कहीं आत्मज्ञान नहीं दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ मन की वृत्तियों के बारे में बात करी गई है। ओवर थिंकिंग हो रही है, भावना आ रही है, मूड फ्लक्चुएशंस हो रहा है, इन सब के बारे में बात करिए। तो अब पहला जो देखते हैं, पहला प्रकार का जो मन है वो क्या है। अब यहाँ से पॉडकास्ट चालू होता है। कोई टैग कर दे नीचे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा लोगों के लिए। टाइम स्टैम्प आप डाल सकते हैं। चलिए, सबसे पहली जो घटना होती है, सबसे पहली जो स्टेट होती है माइंड की, इसको मैं पहले भी वैसे कर चुका हूँ लेकिन कई बार नहीं लोग समझते हैं। वो होती है शिप्त। ठीक है। दूसरी होती है मूढ़। तीसरी होती है विक्षिप्त। चौथी होती है एकाग्र, और पांचवी होती है निरुद्ध। ठीक है। अब पहली जो स्टेट है उसको पढ़ते हैं कि वो स्टेट क्या कहती है। ये एक ऐसी स्टेट है क्षिप्त। ये जो ऐसी स्टेट है, ये बहुत 95% जो मन होते हैं वो इसी स्टेट में होते हैं। पहला मन जो होता है वो होता है, इसे बेचैन मन भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें ना तो धैर्य होता है, पेशेंस नहीं होता, रेस्टलेस माइंड। सूक्ष्म सिद्धांतों को समझने के लिए आवश्यक बुद्धि नहीं होती इसमें। जो मैं बात कर रहा हूं वो सूक्ष्म है, इसीलिए बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान टिक ही नहीं रहा है। उनको चाहिए एनिमेटेड वीडियो,
एनिमेटेड वीडियो मैं क्यों बनाऊं? ऐसे लोगों के लिए बनाऊं जो शिफ्ट है। तो मेरा टारगेट शिफ्ट है ही नहीं, रेस्टलेस माइंड है ही नहीं। तो चक्कर ये है सारा का सारा। तो ये रेस्टलेस माइंड होता है। ये अगर आप मन में कोई साधना नहीं करोगे तो ये माइंड की स्टेट 20 साल के बाद 20 से 30 के बीच में ये स्टेट आ जाती है। इसको बोलते हैं शिफ्ट स्टेट। ये पहला मन होता है जो 90% मन होता है, पहला प्रकार मन का। इसमें कोई भी सूक्ष्म सिद्धांत सटल पे जैसे ही मैं जाऊंगा इमीडिएटली कट जाओगे आप, और ना ही आप समझ पाओगे। तीव्र ईर्ष्या होती है इसमें। ये लोग जलते हैं किसी की कामयाबी से, गुरुओं के कंपेयर करेंगे आपस में। ये तीव्र ईर्ष्यावान लोग होते हैं। और जब भी इनको तीव्र ईर्ष्या होती है तो इनका मन गुस्से में आके, जब क्रोध आता है इनके अंदर, जब गुस्सा आता है इनको, तो इनका मन एकाग्र हो जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि आप किसी से बात कर रहे हो और जैसे ही आपको गुस्सा आया, आपने बात करना चालू किया, अब जो आप बात करोगे वो एकदम वन पॉइंटेड फोकस वाली बातें करोगे। अभी तक आप बात कर रहे थे हल्का फुल्का, लेकिन जैसे ही आपके अंदर क्रोध आया, ईर्ष्या आई, अब आप एकदम ऐसी बातें करने लगोगे जो एकदम सटीक बातें होंगी। आपने देखा होगा गुस्से में जब लोग लड़ाई करते हैं तो ये स्टेट होती है एकदम बढ़िया, दोनों पार्टी ऐसी बात करेगा ना, वो उसको जवाब देगा, वो उसको जवाब देगा, जिसको हम रोस्टिंग भी बोलते हैं। तो ये एक ऐसी स्टेट होती है। पर इसमें चक्कर क्या है कि इस मन में, ये मन जब भावनात्मक होता है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्यावान हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा रोने लगेगा, तो क्या है कि वो किसी के बारे में भी बात करेगा तो वन पॉइंट, जैसे लड़की के बारे में बात कर रहा, कोई आदमी रो रहा, तो अरे भाई छोड़ के चली गई, एकदम भाई उसने ऐसा एकदम पूरा, भाई उसने ऐसा किया, भाई वो मैंने उसके लिए ये किया, ये की, और वो एकदम पूरा एकदम फोकस्ड हो जाएगा उस लड़की के ऊपर और सारी मेमोरीज उसकी बताने लगेगा। तो जब ये इमोशनल होता है माइंड, तो वो एकाग्र। तो ये माइंड 20 से 30 के बीच में, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो मतलब साधना आप कर ही नहीं रहे हो, तो ये माइंड होता है शिफ्ट माइंड। ये माइंड योगा के मार्ग पे, योग के मार्ग पे सही मन नहीं है। अगला मन है मूढ़ मन। इसे मोहग्रस्त मन भी बोलते हैं, या जीवन के सूक्ष्म सिद्धांतों को समझने में असमर्थ होता है। फिर से सांसारिक संपत्ति, धन, शक्ति जैसे स्थूल सिद्धांतों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। वो देख कैरी मिनाती के इतने फॉलोअर हैं, वो देख तेरे इतने फॉलोअर हैं, वो देख कितने लाइक है, तो मैं ये करना चाहता हूँ, मैं राज करना चाहता हूँ। तो जैसे ही वो राज उस पर आएगा, मतलब कुछ काम करेगा तो बड़े अच्छे से काम करेगा, जिम करेगा तो बड़े अच्छे से जिम करेगा, पियानो बजाएगा तो बड़े अच्छे से पियानो बजाएगा। तो जब वो राजसिक कर्म करता है कोई भी, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप है, यूपीएससी की पढ़ाई है, तो पढ़ाई करते वक्त तो उसका मन इतना जबरदस्त होगा, लेकिन ये जो मन है ये सिर्फ राजसिक कर्मों पे ही केंद्रित हो पाता है, जैसे शक्ति, धन, संपत्ति उत्पत्ति करने के लिए। इनको अपने पास से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति नहीं होती। ये वही ध्यान केंद्रित कर पाते हैं जहां पे इनको अर्थ दिखता है। अगर इनसे बोलो कि ये कर लो, तो वो हैबिचुअल पैटर्न में चले जा चुके हैं। जैसे बहुत सारे लोग पिछले 50 साल से काम कर रहे हैं, तो अब वो एकदम से उनसे बोलो चलो मार्केटिंग सीखो, तो मार्केटिंग नहीं सीख पाएंगे, या कुछ और बोलो सीखने के लिए सीख नहीं पाएंगे। दे विल बी लाइक नहीं। राग द्वेष बहुत ज़्यादा अति तीव्र होता है इनमें, राग द्वेष। अगर आपको पता है राग द्वेष क्या होता है। तीसरी जो स्टेट है माइंड की, वो है विक्षिप्त। इस मन को विचलित मन भी कहते हैं। यह मन योग के अध्ययन के लिए आदर्श मान है, मतलब आइडियल मन है, विक्षिप्त है, आध्यात्मिक आयामों को समझ सकता है और इसके लिए प्रयास करने में सक्षम है।
लेकिन एकाग्रता लंबे समय तक नहीं रहती है। एकाग्रता आ जाएगी, 2-3-4 श्लोक पढ़ लेंगे, लेकिन फिर बुक बंद कर देंगे, अरे नहीं हटा दो। मतलब दिन के 1-2 घंटे देंगे अध्यात्म में, लेकिन बाकी के दिन के 23 घंटे जो है वो उसमें चले जाएंगे। मतलब लंबे समय तक एक चीज नहीं कर पाते ये। सही दिशा में किए गए निरंतर प्रयासों से सतत धीरे धीरे प्रबल होता है और छात्र एकाग्रता या एकाग्रता का अनुभव करने में सक्षम होता है। अब आती है जो चौथी स्टेट होती है, एकाग्र मन। इसी मन को बोलते हैं वन पॉइंटेड फोकस। लेकिन वन पॉइंटेड फोकस और मूढ़ मन में, एकाग्र मन में और मूढ़ मन में अंतर क्या है? जैसे बिल गेट्स, तो वन पॉइंटेड फोकस उनका भी है, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क। लेकिन अध्यात्म के मार्ग पे, क्योंकि अध्यात्म सूक्ष्म है, पदार्थ की पढ़ाई नहीं है, पदार्थ की पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही तुम सूक्ष्म में आओगे, ब्रह्म की तरफ आओगे, तो तुम्हें एकाग्र मन चाहिए। इस एकाग्र मन भी कहते हैं, या मन किसी भी वस्तु को लंबे समय तक पकड़ सकता है और नींद या स्वप्न अवस्था में भी उसे बनाए रह सकता है। इतना भयंकर आदमी वन पॉइंटेड हो जाता है कि नींद में भी उसके बारे में ख्याल आ रहा है, सपना भी उसी के लिए चल रहा है, वही एक ही चीज के लिए चल रहा है। या भूत से लेकर बुद्धि तक के ज्ञान को समझ सकता है। भूत मतलब क्या? पंचभूत। पंचभूत क्या है? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। लेकर बुद्धि, बुद्धि मतलब इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट को समझने के लिए इंटेलेक्ट पे ध्यान देना जरूरी है, मन को समझने के लिए मन पे ध्यान देना जरूरी है। लेकिन तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग मन पे ध्यान नहीं देते हो, तुम लोग मेरे थ्रू सुन रहे हो मन के बारे में, क्योंकि मैंने ध्यान दिया मन पे और मैं उसको आगम प्रमाण के रूप में बता रहा हूं, जो कि सही नहीं है। तुम्हें खुद अपने मन को, बुद्धि को ऑब्जर्व करना चाहिए। लेकिन ये कब आएगा? एकाग्र की अवस्था में आएगा। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो यूपीएससी की पढ़ाई, एसएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त है। लेकिन जैसे ही उनको ऑब्जर्व करने के लिए कहते हैं या अंदर देखने के लिए कहते हैं, बुद्धि के बारे में बात करने के लिए कहते हैं, मन के बारे में बात करो, ब्लैंक। बुद्धि के बारे में बात करो, ब्लैंक। तो वो देख नहीं पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए साधना करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं देखा जा सकता। ध्यान टिकेगा ही नहीं भैया। अरे ध्यान टिकता है किस पे? तुम्हारे यूपीएससी पे टिक रहा, तो कह रहे ध्यान तो टिक रहा। अरे वो ध्यान टिक रहा है क्योंकि वो राग है, उसमें अर्थ है, उसकी अभ्यास हो रखा है ऑलरेडी। वो स्थूल है कि यूपीएससी की पढ़ाई चल रही, मेरा तो ध्यान टिकता है, आप कैसे कह रहे हो नहीं? अरे तो ध्यान तो नेटफ्लिक्स पे भी टिक रहा है, ऐसे तो सोशल मीडिया पे भी टिक रहा है। मैं कह रहा हूं सूक्ष्म पे ध्यान टिक रहा है। सूक्ष्म पे ध्यान टिकना चाहिए कि नहीं? चित्त की वृत्तियों पे ध्यान टिकना चाहिए कि नहीं टिकना चाहिए? बुद्धि, मन, अहंकार, ये सब सेग्रीगेशन दिखने चाहिए मन में कि नहीं दिखने चाहिए? तो मन को झांकने के लिए साधना करनी पड़ती है, एकाग्रता की तरफ बढ़ना पड़ता है। एकाग्रता स्टेट जो होती है, ये मन जो होता है, एकाग्र मन, ये अच्छा मन है। इससे आप बुद्धि को ऑब्जर्व कर सकते हो, मन को ऑब्जर्व कर सकते हो। ऑब्जर्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बिना मन को ऑब्जर्व किए हुए मन को जानोगे कैसे? मेरे मुंह से या किसी किताब से? नहीं। मेरे मुंह से क्यों नहीं जानना है? मेरे मुंह से इसलिए नहीं जानना है क्योंकि उस पर यकीन नहीं होगा आपको। अब मैं आपसे कुछ ऐसी बात कहूंगा, मैं कहूंगा कि अगर आप अपने मन विचार देखते रहो, विचार रुक जाते हैं। अब आपके पास दो विकल्प है, या तो मेरी बात मानो या तो मत मानो। अब मानोगे तो भी कहीं नहीं पहुंचे,
भाई तुमने मान लिया विचार, तो उसमें तुम्हारे विचार कहाँ से रुके? तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। इस अवस्था में प्राप्त ज्ञान वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति का होता है। अभ्यास के साथ साथ सत्व पूरी तरह और सहजता से स्थापित हो जाता है। सत्व स्थापित नहीं है लोगों में, लोगों में तमस और रजस स्थापित है। जो व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रहा है वो व्यक्ति राजसिक व्यक्ति है, और जो बैठे बैठे बस हिला रहा है और ड्रग्स कर रहा है और नशा कर रहा है वो तामसिक व्यक्ति है। सत्व की तो दोनों में कहीं बात ही नहीं होती, यानी सत्व की बात ही नहीं हो रही है। तो ये क्या कह रहे हैं, जैसे ही मन एकाग्र होता है, ये मैं 5 स्टेट बता रहा हूँ, जैसे जैसे साधना करते जाओगे शिफ्ट होगा, शिफ्ट से मूड पे आएगा, मूड से विशिप्त पे आएगा, फिर एकाग्र पे आएगा। एकाग्र मन में यही होता है कि जो डिसइंटरेस्टेड चीज़ें हैं उस पर भी ध्यान टिकने लग जाएगा। अभी आपका उसी पे ध्यान टिकता है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और ज़रूरी नहीं है जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसी से आपका फ़ायदा हो, क्योंकि इंटरेस्ट तो बहुत किसी चीज़ में हो सकता है। क्रिकेट खेल को क्या होगा, बैडमिंटन में हमारा इंटरेस्ट, उससे क्या होगा? पॉन देखेंगे, उससे क्या होगा? इसके बाद का जो मन है वो बहुत अति आवश्यक है समझना। ये 5वां मन है, निरुद्ध। इसे गिरफ्तार या गिरफ्त मन भी कहते हैं। यह मन असंप्रज्ञात समाधि में सक्षम है। जो मन में किसी वस्तु के बिना समाधि और अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। अब ये असंप्रज्ञात समाधि क्या होती है इसके बारे में हम कभी डिस्कस करेंगे बाद में, पर मोटा मोटा समझ लो, हमारे मन में विचार शून्यता होती रहती है कुछ मिली सेकेंड्स की, बिना साधना किए हुए। लेकिन जैसे ये निरुद्ध मन मिलता है आपको, जैसे ही आपको निरुद्ध मन मिलेगा, जैसे ये स्टेट 5वीं स्टेट पहुंचेगी, तो क्या होता है, अभी आपके जो थॉट्स हैं उसके बीच में जो स्पेस है वो मिली सेकेंड्स का है, मिली से भी मिली सेकेंड का। तो आपकी समाधि लगी नहीं रही। समाधि मतलब क्या? सम मतलब क्या? जीरो, न्यूट्रल। धी मतलब क्या? बुद्धि। बुद्धि का मतलब क्या? विचार। जब भी मैं बुद्धि बोलूं तो हमेशा समझना कि विचार की बात हो रही है, क्योंकि बिना बुद्धि के विचार है ही नहीं। विचारों के उत्पादन से ही आप किसी चीज को समझ पाते हो, विचारों की परिक्रमा से आप किसी चीज को समझ पाते हो। तो बुद्धि विचार का अंश है, विचार ही बुद्धि है, बुद्धि ही विचार है। सम अधि मतलब क्या? बुद्धि जीरो हो गई, यानी विचार जीरो हो गए। अभी भी विचार जीरो होते हैं आपके बिना साधना किए हुए। लेकिन चक्कर क्या होता है कि वो मिली सेकेंड्स का होता है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि जैसे इस स्टेट पे आओगे तो तीसरी चौथी स्टेट तक आते आते आपके विचार 1-2 सेकंड तक रुकने लगेंगे। 1-2-3 सेकंड, मतलब हर एक विचार के बीच में 3 सेकंड का सामान्य गैप होगा। और जैसे ही निरुद्ध पे आओगे, आप विश्वास नहीं करोगे जो मैं कहने जा रहा हूं, आपके मन में विचार ही नहीं आएगा, विचार शून्यता हो जाएगी लंबे समय तक। मतलब 60 सेकंड, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट। तो अब आपका मूलभूत सिद्धांत है, क्योंकि आप यही कहेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है, इससे क्या फ़ायदा कोई, मैं बता रहा हूँ ना कि बंदर के हाथ में अदरक या ऊंट के मुंह में जीरा। आपका प्रश्न मुझे पता है क्या, यही प्रश्न होगा कि अरे इतना करने की क्या आवश्यकता है, तो मत करो। स्थूल समझो, अध्यात्म के जगत में सूक्ष्म समझना पड़ता है। और जो तुम पढ़ रहे हो ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। जो तुम ये पॉडकास्ट सुन रहे हो उससे भी कुछ नहीं होने वाला। ये आज सुनोगे कल बंद हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला।
जैसे जैसे तुम्हारे विचार तुम्हारे वश में आएंगे, विचार में शून्यता आएगी, तो मन जो है वो बहुत बारीक हो जाता है, ध्यान बहुत नोकीला हो जाता है। ये ध्यान एक ऐसा ध्यान, ये पांचों जो प्रकार है ना मन के, जो मैंने अभी आपको बताए, इसका बाई प्रोडक्ट है मन की धार, ध्यान की धार। मन और ध्यान दोनों इंटरकनेक्टेड है। फोकस, अटेंशन एंड माइंड इज इंटरकनेक्टेड। द शार्पर द अटेंशन यू वांट, उतना ही आपको अपने जो ये वृत्तियां उठ रही, ओवर थिंकिंग, मूड फ्लक्चुएशंस, मूड स्विंग्स, ये जो वृत्तियां उठ रही ना, इनको ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके शार्पिंग होगी माइंड की। अब शार्प क्यों चाहिए? क्योंकि हम तो यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, हमको तो सब समझ में आ रहा है। हम तो नासा में हैं, हमको सब समझ में आ रहा है। हम तो इसरो में जा रहे हैं, हमको तो सब समझ में आ रहा है। आप क्या बात कर रहे हो शार्प मन की? अरे घोंचू, वो स्थूल है और वो तेरे इंटरेस्ट में, तेरा राग है। दो चीजें, सूक्ष्म समझना है और सूक्ष्म देखना है। मन के अंदर झांकेगा, झांक ही नहीं पाएगा तू, तभी तो घोंचू हुआ पड़ा है 5 साल से। मन के अंदर झांक ही नहीं पा रहे। मैं अंदर मन के झांक के यहां पॉडकास्ट कर रहा हूं। पतंजलि ने किताब लिखी तो तुमको समझ में आ गया क्या? नहीं समझ में आएगा। ये जो भी लिखा हुआ है सब मैं अपने मन के अंदर झांक के देख के बता रहा हूं। जैसे जैसे आपका ध्यान तीव्र होगा, मन जो है वो तीव्र होगा, यानी जो मन है वो क्षिप्त होगा, फिर आपका जो मन है मूड पे आएगा, फिर विक्षिप्त पे आएगा, फिर एकाग्र पे आएगा और फिर निरुद्ध पे आएगा, तो उतना ही वो सटल देख पाएगा। स्पेक्ट्रम के 2 एंड है, स्थूल एंड ग्रॉस एंड सटल। तो सटल की तरफ अगर आना चाहते हो, यानी ब्रेन को देखना चाहते हो, थॉट्स को ऑब्जर्व करना चाहते हो, थॉट्स के बीच में जो स्पेस है वो देखना चाहते हो, तो मन को एक स्थान पे लाना पड़ता है। पहले मन की जो वृत्तियां हैं, जो मचल रहा है मन, उसका मचलन जो है ख़त्म करनी पड़ती है। तो वही बात हो रही। तो बिना, अब कहोगे अंदर देखने की आवश्यकता क्या है, तो भाई मेरे को माफ़ करो, मैं नहीं बता पाऊंगा यार, है ना, मैं इतना नहीं कर सकता, है ना। मैं मतलब सच बता रहा हूँ भाई, इतना सिंपल बताने के बावजूद भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना, तो भाई तुम एसएससी करो, यूपीएससी करो, तुम नहीं हो भाई, तुम नहीं कर पाओगे। तुम जो कर रहे हो वही करो, उसी में अर्थ ढूंढो, क्योंकि प्रश्न ही ऐसे उठते हैं। तो क्या फायदा इसका? अरे भाई यार, रामायण खत्म हुई, सीता कौन है? पता क्या होता, क्या है, पॉडकास्ट चल रहा है क्योंकि पिक्चर है नहीं, एनिमेशन है नहीं, तो लोग भाई सुनते सुनते विचारों में चले जाते हैं। उनको उनकी एकाग्रता ही नहीं है इस पे, पॉडकास्ट सुनने तक की एकाग्रता नहीं है। तो पॉडकास्ट मेरे सुनने से पहले, जबकि इतने सिंपल है, अगर अभी यहाँ पे कोई पुराना सेज ले आते हैं जो शुद्ध हिंदी में बात करता संस्कृत के शब्दों में, तो तुम लोग की क्या हालत हो रही होती बताओ। इतना सरल, अगर तुमको एंटरटेनमेंट के साथ रस भी दे रहा हूँ बीच बीच में, सब कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो भाई नहीं समझ में आएगा। तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल मंद बुद्धि हो भाई, तुम नहीं हो पाएगा। चक्कर ही नहीं समझ, मतलब क्या जरूरत है इसकी? अरे भाई क्या तुम एक बात बताओ, सिंपल सी चीज है, बिना ऑब्जर्व किए हुए किसी भी चीज को तुम उस पे तुम्हें यकीन होता है? कैसे यकीन होता है भाई? नहीं हो सकता। तो जब ओवर थिंकिंग की बात हो रही है, जब मन में झांकने की बात हो रही है, मन को देखने की बात हो रही है, मन के विचारों को रोकने की बात हो रही है, क्या फायदा ऐसे आत्मज्ञान का? इतनी सारी नॉलेज ले तो रहे हो, और एक और तुमने बर्डन डाल, और वो घंजना आ गया अंदर, पूरा मिक्सी में झन 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 ग्राइंडर हो गया, टक 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 टक, इतना भर गया, विंडो हैंग हो गई। भैया खाली करो पहले। तो साधना की ये आवश्यकता है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इतना ही प्रश्न उठा लो कि इतने बड़े बड़े लोगों ने मन को, चित्त की वृत्तियों की बात करी, पतंजलि और भी बहुत लोग साधना मार्ग पे। तो साधना की मूल्यता है। चिल्ला चिल्ली से हर समय काम नहीं चलता। चिल्ला चिल्ली, बहुत सारे गुरु लोग चिल्ला चिल्ली करते हैं, चिल्ला चिल्ली चल रही है। अरे
उसको एक तर्क को समझ के क्या होगा कि वो तो तर्क अच्छा देते हैं, अरे उससे क्या होगा? किसी भी तर्क, मैं आप तर्क दे रहा हूं, मैं वितर्क दे रहा हूं, उससे आपका क्या फायदा? आपका उद्देश्य क्या था? शांत होना ना, तो शांत हो, नहीं हो। अब कुछ अलग तरीके से सोल्यूशन आजमाओ, क्या चक्कर है? तो अभी भी समझ नहीं आया होगा, क्योंकि यहां तक तो लोग कोई आए नहीं होंगे। वो तो शुरू कोई 2-3 मिनट में सुनते हैं, जो 2-4 मिनट में सुनेंगे और उनको कमेंट डालना है, उनको अपना एजेंडा फिक्स करना है कि तुम क्या बता रहे हो, हमारे गुरु देखो कितना अच्छा बताते हैं। अरे ठीक है, बताते हैं, मैंने कब कहा, मेरी तो उनके बहुत सारी बातें ओवरलैप होती हैं। कई लोग मेरे को बोलते हैं अच्छी चीज़ है, बता रहे हैं, समाधान है, हाँ 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 समाधान है, तो करो भाई, 5 साल करो, बाद में आना बात, अभी मत बात करो। तुम मेरे से लिखवा के रख लो, तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी मन के जो मचलपना है ना, वो ज्ञान से खत्म नहीं होगा, वो केमिकल से खत्म होगा। और साधना केमिकल रिलीज करती है। जैसे जैसे आप साधना करते जाते हो, ये मन की 5 अवस्थाएं हैं, ये बनती जाती हैं। एकाग्र अवस्था में बनते हुए मन की गहराइयों को ऑब्जर्व किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, कभी कृष्णमूर्ति को पढ़ो। क्योंकि अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपने भगवान को देखा है, तो आप बोलोगे नहीं। लेकिन अगर आपने भगवान को सच में देख लिया ना, तो कोई भी फन्ने खां आ जाए, कितने बड़े से बड़ा आदमी, प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे चुप्पी है लोगों की। प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे मुंह जबान कट जाती है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। फ्लैट अर्थ थ्योरी बताता हूं आपको मैं एक चीज बताता हूं, कितनी ये जो मान्यताएं हैं, कितना। कोपरनिकस का एक स्टूडेंट था 1500 शताब्दी में, उसने क्या कहा, हम केंद्र पे नहीं है, सूर्य केंद्र पे। अभी तक सब मानते थे कि हम केंद्र पे, हमारे अराउंड सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। भाई उसको जिंदा जलवा दिया लोगों ने, सिर्फ मान्यता के चक्कर में। कोपरनिकस का स्टूडेंट था वो, उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन कभी सर्च करना कैसे मारा गया उसको। सोक्रेटिस को मारा गया, क्यों? मान्यता के चक्कर में। रोमन एम्पायर में पूरा सोक्रेटिस को खत्म कर दिया, क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन उठाता था। मान्यताओं के चक्कर में लोगों के गले कटे हैं। और जैसे ही गैलीलियो ने डिस्कवर किया, आगे चल के आया, डिस्कवर हुआ, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी आई, सब साले चुप हो गए कि भाई ये तो फोटो देख ली पृथ्वी की, अब तो पृथ्वी गोल है और सूर्य केंद्र पे है, हम केंद्र पे नहीं है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे जमाने कट जाती हैं। तो जीव है ना, जीवा, उसकी उस पर तलवार लग जाएगी। तो जिस दिन तुमने ऑब्जर्व कर लिया हर वो चीज जो मैं कह रहा हूं, उस दिन तुम्हारा जीवन सफल होगा। तब तक सिर्फ और सिर्फ एक आभास होगा कि जीवन सफल हुआ है। चाहे कितने लोगों भी सुनते रहो, कुछ नहीं होने वाला। धन्यवाद, टेक केयर।